जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, एट्थ क्लास यानी कि साइंस, जंतुओं में जनन। तो देखिए गाइज, चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन, यानी कि जनन कैसे होता है। ठीक है गाइज, तो इसको हम डीपली जानेंगे और ये लाइफ के लिए भी और आपके सिलेबस के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, ऑल कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे, जानते हैं डीपली क्या है जंतुओं में जनन। अपने पाचन परिसंचरण यानी कि जो पाचन परिसंचरण होता है एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में आप सभी पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, क्या आपको इनके विषय में याद है, यानी कि पिछले जो आपने पढ़ा है उनके बारे में आपको याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक जीव, जो भी धरती पर जीव है, मानव है या जिसमें भी ईश्वर ने जान डाली है, उस सभी जीवों के लिए, प्राणियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है गाइस, अगली संतति उत्पन्न करने के लिए और अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। आप पौधों में जनन के प्रक्रम में के विषय में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि आप जो है पिछले प्रक्रम में पौधों में प्रक्रम कैसे होता है या जनन कैसे हो चुका है, कैसे होते हैं, तो उनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जनन जाति यानी कि जनन जाति, स्पीसीज, हम जो क्या कहते हैं स्पीसीज, जो जातियां होती हैं, जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए यानी कि आवश्यक है। निरंतर मतलब लगातार उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। कल्पना कीजिए और आप सोचिए, ये सोचने का और विचारने का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचने का है कि अगर जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। क्या दुनिया में हम या आने वाली संतानें या पुराने बुजुर्ग आपको दिखाई देते? नहीं ना। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो कोई भी धरती पर दिखाई नहीं देगा, यानी कि सभी विलुप्त हो जाएंगे। जैसे आपने देखा है, गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, गौरैया विलुप्त हो चुकी हैं, कई सारे पशु पक्षी जानवर और डायनासोर आदि जो है विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है गाइस, और अब जो है मानव जाति का विकास हुआ है। पहले वनमानुष हुआ करते थे, कैसे देखते हैं आप, मानव का विकास हुआ, चिंपैंजी। ठीक है गाइस, और मानव जाति में सबसे पहले पहिए का विकास हुआ, फिर पहिए से धीरे धीरे मानव ने आगे को विकास किया। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, प्रजनन क्यों आवश्यक है और क्यों जरूरी है। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, यानी कि जीवों में जो जनन का जो है वो विशेष महत्व है। ठीक है गाइज, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं और जाते हैं, और हम अपनी जो पैतृक संपत्ति होती है उस धरोहर को सौंप कर चले जाते हैं। यानी कि एक निश्चित समय के बाद गाइज मृत्यु अटल सत्य है। ठीक है गाइज, यानी कि मृत्यु अटल है और सत्य है, और ये कड़वा सच है, और हमें दुनिया छोड़कर जाना है और नई पीढ़ी को हम सौंप जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो धरती पर कोई भी रहने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो रखना सुनिश्चित करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं, यानी कि पौधे, पेड़ पौधे कैसे जनन करते हैं, कैसे उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। ठीक है गाइस, तो जीव जनन कैसे करते हैं और जंतु और मानव कैसे जनन करते हैं, और उनके बॉडी पार्ट्स, जननांगों के बारे में हम डीपली अध्ययन कर रहे हैं और जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनन की विधियाँ, यानी कि जो जनन करने की जो विधियाँ होती हैं वो क्या हैं, कैसे होता है जनन, उनको जानते हैं और हम डीपली समझेंगे। ठीक है गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए
ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, या 8th क्लास साइंस NCERT पैटर्न पर आधारित है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को यानी कि निष्पक्ष उनको फ़ायदा पहुंचाइए और सभी का भला हो और सभी का विकास हो। ठीक है गाइज, जो बच्चे बेसहारा हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, तो क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा, यानी कि आपने देखा है जैसे कि आपने जंतु यानी कि कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी जैसे कि कबूतर, चिड़िया, उनके बच्चों को देखा है। कोई अंडों से बच्चे निकलते हैं तो कोई डायरेक्ट बच्चे जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से। तो कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी यानी कि इंडेक्स में दिए गए हैं, तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि सारणी में बच्चे का नाम क्या होता है या उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है गाइस, तो प्रयास कीजिए जैसा कि क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है तो वैसे ही आप याद करेंगे। यानी कि और ज़्यादा डीपली जाने के लिए टेक्स्ट बुक्स में भी आप देख सकते हैं। तो उदाहरण देकर दर्शाया गया है गाइज, उदाहरण जैसे कि यानी कि मनुष्य का बेबी, ठीक है गाइज, या गाय का बच्चा, ठीक है गाइज, और अन्य सारे बच्चे आप देखते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। जैसे गाय का बच्चा ब्याता है तो वो कितना फुर्तीला होता है, और भैंस का बच्चा ब्याता है यानी कि भैंस का बच्चा जन्म लेता है तो वो कैसा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। यानी कि चूजे, जो चूहे होते हैं, छोटे छोटे चूजे होते हैं, बच्चे होते हैं, और इल्ली होती है इल्ली, कैटरपिलर, उसका नाम कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। बिलोटे, बिलोटे जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। आपने देखे होंगे जैसे कि छोटे छोटे डॉग्स होते हैं, कुत्तियाँ होती हैं, वो कितने सारे बच्चों से ब्याती हैं, जन्म लेती हैं, देती हैं। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं। तो आइए पता करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव होता चला जाता है। ठीक है गाइज, देखते हैं पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। ये कौन कौन सी विधियां हैं तो देख रहे हैं आप, पौधों की तरह लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है गाइज, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी कि अनफर्टिलाइजेशन से भी संतति उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज लैंगिक जनन। तो फर्स्ट यानी कि पहले देखते हैं लैंगिक जनन होता क्या है। तो कक्षा 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, यानी कि 7th क्लास की जो NCERT की बुक्स है उसमें आपने देख लिया है। और गाइज IAS, PCS, रेलवे, SSC, लोअर सबऑर्डिनेट कोई भी एग्ज़ाम हो, 6 से लेकर इंटर तक की सारी NCERT की बुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है गाइज, तो इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए, यानी कि इन सारी बुक्सों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। या बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद उससे क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए और अपने नोट्स भी बनाएं और बार बार लिखें और बार बार याद करने का प्रयास करें। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं, यानी कि नर और मादा जननांग के अलग अलग भाग पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है गाइज, क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं या देखे हैं तो आप देखे हैं तो उनके नाम नोट करिए। और जंतुओं में भी नर एवं मादा होते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए जंतु में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं, और आप देखते भी हैं और आप जानते भी हैं। ठीक है गाइज, तो पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्म बनाते हैं, यानी कि युग्म का मतलब है पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि पौधे भी ऐसे ही युग्म बनाते हैं जैसे कि नर और मादा युग्म बनाते हैं। तो आपस में वो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है और एक नए बेबी का या नए पौधे का निर्माण
होता है। ठीक है गाइज, जानते हैं इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा का निषेचन होता है, आपस में मिलन होता है, तो उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है गाइज, बगैर मिलन के लैंगिक जनन असंभव है। आगे देखते हैं। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। ठीक है गाइज, तो मनुष्य के जनन भाग क्या होते हैं, प्रक्रम क्या होता है? तो लैंगिक जनन आप समझे सिंपल शब्दों में नर और मादा का होना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो अध्ययन करेंगे यानी कि डीपली जानेंगे। नर जनन अंग, तो नर जनन अंग यानी कि नर और नर के जननांग का आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो नर जननांगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशिन लिंग होते हैं। ठीक है गाइज, नर जननांगों में एक जोड़ा वृषण होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 शुक्राणु होते हैं और एक नलिका तथा एक शिशिन लिंग होते हैं। चित्र नंबर 9.1 में आपको दिखाया गया है। ठीक है गाइज, वृषण नर यानी कि उसके पार्ट्स बॉडी के, तो देखिए जो वृषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं यानी कि युग्म बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो युग्म पेयर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और जो वृषण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से 2 गोल गोल से अंडे होते हैं, तो उनको हम वृषण कहते हैं। और उनमें से जो है एक युग्म जोड़ा पेयर बनता है, एक XY का होता है और एक XX का होता है। लेकिन मेल से जो है यानी कि मेल से हमेशा X और Y युग्म बनते हैं। ठीक है गाइज, तो चित्र 9.2 को देखिएगा, देखिए ध्यान से, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। और शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। एक सिर होता है, प्रत्येक में क्या होता है, एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक क्या होती है, पूंछ होती है। तो क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? तो वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। तो देखिए गाइज, चलते हैं और आगे देखते हैं हम शुक्राणुओं का चित्र यानी कि मानव नर जननांग कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे। तो देखिए ये है यानी कि ये हमारा जो है क्या है, मानव जननांग। तो गाइस देखते हैं, यो मानव यानी कि नर के जननांग हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये हैं वृषण जो अंडे के आकार के होते हैं। तो 2 अंडे होते हैं, एक अंडा ये है, इसको हम एक अंडा कहेंगे, एक अंडा ये कहेंगे मानव का यानी कि नर का। तो जो नर जननांग हैं तो ये 2 अंडे हैं, इनको हम वृषण कहेंगे। तो इससे एक से जाता है X और एक से क्या होता है, Y, यानी कि एक जगह X उत्पन्न होता है और एक जगह क्या बनेगा आपका, Y क्रोमोसोम्स। तो दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एक ही जाएगा, X जाएगा, तो फीमेल के जो है X से मिलेगा तो क्या बनेगी, बॉयज यानी कि गर्ल्स, लड़की का निर्माण होगा। और Y अगर नर का क्रोमोसोम्स यूट्रस में जाता है तो क्या Y और X से के मिलकर क्या बनता है आपका, लड़का, तो भी लड़का बनेगा। और XX मिल जाता है तो क्या बनती है, हमेशा लड़की बनती है, यानी कि लड़की का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। और ये जो है हमारी जो नलिका है इसको हम शिशिन कहते हैं, शिशिन भाग कहते हैं। ठीक है, ये बीच में एक नली सी है जिससे हमारा जो है यानी कि स्पर्म्स आते हैं और जो यूट्रस में प्रवेश करते हैं स्पर्म्स इस नली के द्वारा। यहाँ से ये जो नली है इसके द्वारा आपके XY क्रोमोसोम्स जाएंगे और उसके बाद इसमें घूमने के बाद में इसके द्वारा यानी कि शिशिन के द्वारा आपके यूट्रस में प्रवेश कर जाते हैं। और जो सबसे पहले यानी कि यूट्रस में प्रवेश कर जाता है उसी से जो है बेबी का निर्माण हो जाता है। अगर X जो है फीमेल के
शुक्राणु से मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है, और बाई जो है फीमेल के शुक्राणु से निर्माण मिलता है तो लड़के का निर्माण होता है। तो गाइज यानी कि ये इसलिए जो है पिता को वंश निर्धारण का कहा जाता है। ठीक है गाइज, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये भी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, किसी के लड़की होती हैं तो इसका मतलब क्या है, जो पुरुष होते हैं उनके वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं, और वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सुस्त अवस्था में होते हैं। ठीक है गाइज, तो हमको महिला को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसको शुक्राणु नलिका कहेंगे। यहाँ से शुक्राणु जाते हैं और घूम घूम कर वो शिशिन के द्वारा यूट्रस में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, इसको हम यानी कि रति क्रिया भी कह सकते हैं या संभोग की क्रिया भी कह सकते हैं, उसके द्वारा जो है यूट्रस में प्रवेश हो जाते हैं ये। ठीक है गाइज, बहुत ही लाखों करोड़ों जाते हैं लेकिन एक ही बच पाता है, और उसके बाद में जो है बाकी सब खत्म हो जाते हैं, और फीमेल की जो यूट्रस होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें जाके ये बंद हो जाते हैं और बेबी का निर्माण हो जाता है। तो आगे देखते हैं गाइज कि मानव शुक्राणु का कैसा रूप होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कैसे होते हैं शुक्राणु। तो देखिए ये देखिए गाइस, यानी कि ये सिर होता है शुक्राणु का, जो शुक्राणु होते हैं तो उसका ये क्या होता है, सिर होता है, सिर। और ये क्या होता है, उसका मध्य भाग होता है, और ये क्या होता है, उसका पूंछ होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही तेज़ी से जाते हैं, स्पीड से जाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया, अगर बाई गया पुरुष से, बाई शुक्राणु गया महिला की यूट्रस पे, मैं जाकर यानी कि फ्लोपियन ट्यूब से एक्स क्रोमोसोम से मिला तो किसका निर्माण होगा, बॉयज का। ठीक है गाइज, किसका होगा, बॉयज का। अगर मेल से जो है एक्स जाता है, एक्स क्रोमोसोम से जाता है तो किसका निर्माण होगा, आपका यानी कि एक्स एक्स से मिलता है तो किसका निर्माण होगा, गर्ल्स का। तो क्या बनेगा, गर्ल्स, यानी कि जी लड़की, जी फॉर गर्ल्स, गर्ल्स फॉर लड़की। तो मानव शुक्राणु की ये रचना है गाइस। शुक्राणु ऐसे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बच्चे का निर्माण ले लेते हैं। ठीक है गाइस, कितनी प्राकृतिक यानी कि चीज़ है, यानी कि कैसे देखिए बच्चे का निर्माण होता है, सिर भी बनता है, आंखें भी बनती हैं, हड्डी भी बनती हैं, और सारे पार्ट्स बॉडी के निर्माण होते हैं। और जन्म के समय शिशु में जो है 370 हड्डियां होती हैं, और धीरे धीरे विकास के समय जब नवजात शिशु पूर्ण जो है वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है गाइज, सब आपस में जुड़ जाती हैं और मेन हड्डियां 206 रह जाती हैं। स्वस्थ और वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, और नवजात शिशु में कितनी होती है गाइज, 370, 370। ठीक है गाइज, और नवजात शिशु में कितनी होती हैं, तो नवजात शिशु में होती हैं आपकी 370, और वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं, 206। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। और ये आपने फिगर देखी है, लड़की की फिगर दिखा रखी है, तो शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन तक कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो आगे देख लेते हैं गाइज किस काम आती है। तो देखिए शुक्राणु में जो पूंछ है, शुक्राणु में कोशिका की एक लंबी पूंछ होती है। क्या होती है, लंबी पूंछ आप देख रहे हैं, कैसी पूंछ होती है, लंबी होती है। जैसे लागेला पूंछ प्रोटीन फाइबर में बनी होती है, जो वैकल्पिक पक्षों में सिक्योरिटी, जिसमें इसे क्लिक मूवमेंट भी मिलता है। क्या मिलता है, क्लिक मूवमेंट। और पूंछ का मुख्य कार्य प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि अंडे को पूरा करने के लिए शुक्राणु कोशिका को आगे बढ़ाने या करने में मदद करता है। ठीक है गाइज, और देखते हैं कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो और देख लेते हैं। और आगे देखते हैं शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो देखिए गाइस, शुक्राणु कोशिका की एक लंबी पूंछ होती है। कैसी होती है, एक लंबी पूंछ होती है। जैसे लागेला पूंछ
पूंछ प्रोटीन फाइबर से बनी होती है जो वैकल्पिक पक्षों पर सिक्योरिटी जिसे क्लिक मूवमेंट मिलता है, यानी कि बहुत फास्ट मूवमेंट मिलता है, बहुत तेज़ी से जाने के लिए। ठीक है, यानी कि वो उससे एक्स और वाई क्रोमोसोम से मिलने के लिए जो शुक्राणु होते हैं वो बेताब होते हैं। पूंछ का मुख्य कार्य प्रेरणादायक, यानी कि उसको प्रेरणा देना है प्रणाली, जिसका अर्थ है कि अंडे को पूरा करने के लिए शुक्राणु कोशिका को आगे बढ़ाने में बहुत तेज़ी से मदद करते हैं। ठीक है गाइस, और देखते हैं नेक्स्ट, स्खलन के बाद, यानी कि जो वीर्य स्खलन होता है शुक्राणु, तो महिला जननांग पथ में लगभग 3 से, जो महिला जननांग पथ होता है, यूट्रस होती है, उसमें 3 से 5 दिनों तक जीवित रहते हैं। जननांग पथ से स्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं और वो जननांग पथ से स्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं और प्रदान करते हैं। तो गाइज देखिए, इसको दोबारा से देख लीजिए सवाल शुरू से। तो देखिए गाइज, स्खलन के बाद शुक्राणु महिला, यानी कि स्खलन जब वीर्य का स्खलन होता है यूट्रस में जाके, तो जननांग पथ में लगभग 3 से 5 दिनों तक जीवित रहते हैं और जननांग पथ से स्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं, यानी कि वो महिला की यूट्रस में जाने के बाद में वो पोषण प्रदान करते हैं, यानी कि खाना प्रदान करते हैं। योनि में स्खलित वीर्य से, जो वीर्य होता है उससे स्खलित होने से उत्तरोत्तर गतिशीलता शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के स्राव के माध्यम से गर्भाशय में तैरने लगते हैं। और क्या करने लगते हैं? वो तैरने लगते हैं, गर्भाशय में तैरते हैं, फिर अंडे को निषेचित करते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो अंडे को निषेचित करते हैं, यानी कि जो महिला के अंडे होते हैं, 2 अंडे होते हैं, ठीक है, एक दोनों XX होते हैं, 2 कोक होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती हैं, तो दोनों में जाके एक निषेचित कर जाता है और फिर वो करने के बाद में फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं और फिर वो बंद हो जाती है और फिर बेबी का निर्माण हो जाता है। अगर XX से मिल जाता है तो लड़की का निर्माण होता है और अगर XX से जाके मिलता है तो लड़के का निर्माण हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, X और Y मिलकर लड़के का निर्माण और XX से लड़की का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, तो ये आपने जननांग, लैंगिक जननांग यानी कि नर जननांग के बारे में आपने जाना। तो आगे जो है हम मादा यानी कि फीमेल जननांग के बारे में जानेंगे गाइज डीपली से, और देखेंगे चित्र में क्या क्या होता है। तो गाइज आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को वीडियो इंस्पायर के लिए शेयर कर दीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइज, और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लेना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। और जो भी कमी है तो गाइज प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी उस कमी को पूरा करने में मदद करूंगा और जो भी मुझसे जितना होगा उतना आगे प्रयास करूंगा। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।